नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं भाजपा के जाने माने स्पोक पर्सन हैं जिनका नाम है जयराम विप्लव। पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे भैया जी गजब चैनल पे। आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार है। सर, लोकसभा चुनाव 2024 हुए थे, रिजल्ट सबको पता है, भाजपा ने तीसरी बार हैट्रिक लगाई है। लेकिन भाजपा एक नारा था अब की बार 400 पार, लेकिन 300 पार भी नहीं हुआ। कहीं कुछ आपको लगा कि कमी रह गई थी भाजपा की तरफ से? इतिहास में ऐसा पहला मौका है जब कोई गैर कांग्रेसी दल लगातार तीसरी बार सरकार बना रहा है। कोई एक गैर कांग्रेसी नेता लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहा है। तो लोगों ने तो, जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, जनता ने चुना। अब परीक्षा आप पास करते हैं, फर्स्ट डिवीज़न लाते हैं, सेकंड डिवीज़न लाते हैं, लेकिन कई बार होता है कि उम्मीद होती है कि लक्ष्य बड़ा लेकर के चलते हैं। तो परिणाम, जनता ने सरकार बनाने का जनादेश दिया और ये बहुत बड़ा परिणाम है अपने आप में। और जो बड़ा लक्ष्य लेकर के चलते हैं वही तो सफल होते हैं। जो अपना इरादा ही 100 पार का लेकर चले थे तो 99 पर अटक के रह गए। तो चुनाव के बाद अब बहुत सारा गंगा में पानी बह गया है, हम लोग बहुत आगे जा चुके हैं और अब अगले चुनाव की तैयारी है। और अभी बहुत सारे राज्यों के चुनाव शुरू होने वाले हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में तो चुनाव घोषित भी हो गए हैं। तो एक बार फिर से हम जनता के बीच में हैं। जिस तरीके से आपने अभी एक बात कही कि 100 का सोचा था 99 पे आए हैं, तो वो भी तो एक अच्छी थी। मतलब जिस तरीके से राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, गली गली मोहल्लों मोहल्लों में जाके लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कुछ करेगी अच्छा? जिस तरीके से उनका कहना है कि जनता उनको बहुत प्यार दे रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी कोई नई नवेली पार्टी नहीं है और अब तो केजरीवाल की पार्टी भी लगभग 1.5 दशक पुरानी पार्टी हो गई है। तो जितने भी इंडी अलायंस के अंदर दल हैं उन सब का शासन जनता ने बखूबी देखा है। और वर्तमान में क्या स्थिति है, हिमाचल प्रदेश में वहाँ के मुख्यमंत्री के बयान को क्या देश की जनता नहीं सुन रही है? जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ की जनता नहीं सुन रही है कि राज्य का खजाना दिवालिया कर दिया गया, वहाँ के कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, सरकार पैसा जुटाने के लिए भांग गांजा अफीम की खेती जैसी बातें कर रही है, मुफ्त की योजनाओं को वहाँ के मुख्यमंत्री अब दोषी ठहरा रहे हैं। तो राहुल गांधी जी की खटाखट फटाफट और तमाम जो बातें अब वो कह रहे हैं, अब फटाफट वाली स्कीम फेल हुई है तो वो अब कह रहे हैं कि हम जाति जनगणना और इस तरह के मुद्दों की बात वो कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देश की जो समस्याएं हैं उसका समाधान विकास के रास्ते पर ले जाकर होगा, उसका समाधान भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे करके होगा, उसका समाधान लोगों को सशक्त बना करके होगा। लेकिन ये तत्काल चुनावी लाभ पाने के लिए इस प्रकार की बातें करना, वो कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के शासन को लोग आज देख रही है। जिस तरीके से अभी राहुल गांधी जी ने संसद में जाति जनगणना का मुद्दा उठाया कि वो होना चाहिए भारत में, लेकिन उसी पर अनुराग ठाकुर जी ने बोले आपको अपनी जाति पता है, पूरे ऐसे बयान देना क्या? पहले अपनी नहीं, बहुत अच्छी बात है ना। अगर आप अभी हमसे बहस करें और ये मुद्दा उठेगा कि भाई सबकी जाति जनगणना होगी तो सबकी जाति पूछी जाएगी, तो उसमें राहुल गांधी अपनी जाति से बताने से क्यों घबराते हैं? और ये सवाल तो अभी भी अनुत्तरित है राहुल गांधी के द्वारा। हालांकि देश के लोग जान रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी के मुंह से हम भी जानना चाहते हैं कि वो आखिर किस जाति के अंतर्गत है, उनका मजहब क्या है, उनकी पहचान क्या है। क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें तो ओढ़ ली हैं, तो बोलते कभी ओढ़कर हिंदू बन जाते हैं, कभी वो ओढ़कर ब्राह्मण बन जाते हैं, और कभी वो सरनेम दूसरों का इस्तेमाल करके गांधी बन जाते हैं। सरनेम दूसरों का इस्तेमाल कैसे करके गांधी बन जाते हैं? महात्मा गांधी जी के, मुझे तो नहीं पता कि महात्मा गांधी जी के वंश परंपरा में राहुल गांधी आते हैं। राहुल गांधी जी तो नेहरू जी की पुत्री इंदिरा जी के पोते हैं, राजीव गांधी जी के बेटे हैं। तो ये गांधी सरनेम आया कहाँ से? नेहरू सरनेम क्यों नहीं इस्तेमाल करते? नेहरू जी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया था
कि जिससे राहुल गांधी जी और उनके ऊपर की पीढ़ी के लोगों को मुंह छुपाना पड़े? नेहरू सरनेम में क्या खराबी है? तो जो दूसरों का सरनेम इस्तेमाल करते हों, जो दूसरों के धर्म को ओढ़कर केवल चुनावी फायदा लेना चाहते हो, ये सब चीजें अब एक्सपोज हो गई हैं। अनुराग ठाकुर जी ने बिल्कुल सही जगह निशाना लगाया। कि यही कहना कि आप पूरे देश की जाति आप जानना चाहते हैं, अपनी जाति क्यों नहीं बताते हैं? ये बताइए कि अभी अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के सीएम हैं, अभी जेल में हैं। बार बार उनकी जो तारीख है वो आगे बढ़ा दी जाती है। न्यायिक हिरासत 16 सितंबर को अब वो आगे बढ़ गई है। सवाल ये उठता है, उनकी पार्टी हमेशा भाजपा पर हमलावर रही है कि सबूत ईडी पेश क्यों नहीं कर पाती है? अगर कोई पुख्ता सबूत है तो वो पेश करे। क्या केंद्र सरकार जो है वो इतना डर चुकी है कि एक सीएम से, कि वो चाहती नहीं है कि सीएम बाहर आए, प्रचार प्रसार करे? अरविंद केजरीवाल जी, क्या वो आने नहीं देना चाहते सीएम को कि वो जेल से बाहर आ पाए? मुझे लगता है कि आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव के दौरान यही सीएम आए थे ना प्रचार करने। दिल्ली की जनता ने क्या क्या हश्र किया उनका, शून्य पर लाकर खड़ा किया है। तो अब शून्य से ही उनकी यात्रा शून्य के आसपास ही रहने वाली है। ज़्यादा समय नहीं है जब विधानसभा चुनाव भी होंगे, और जनता ने देखा कि जो जो कहा उसमें से एक भी बात ऐसी नहीं है जिस पर कि केजरीवाल ने पलटी ना मारी हो। जिस तरीके से आप बताइए, कोई भी चीज, केजरीवाल तो आए थे आम आदमी, उनका मूल भावना ये था, उद्देश्य ये था कि हम आम आदमी की पार्टी, आम आदमी की तरह केजरीवाल दिखने के लिए बड़े बड़े लंबे चौड़े शर्ट पहन लेते थे पिताजी के, चप्पल किसी और की मांग कर पहन लेते थे। कई बार तो वो एक पैर में अलग चप्पल, दूसरे पैर में अलग चप्पल डालकर घूमते थे। स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस समारोह में चप्पल पहनकर चले जाते थे ताकि वो दिखा सके कि वो आम आदमी है। तो अभी ऐसा नहीं नजर आ रहा है जनता को या भाजपा को कि वो आम आदमी है। लेकिन केजरीवाल ने, जनता ने ये भी तो देखा कि 28-28 लाख के पर्दे कैसे उनके शीश महल में लगे। ये सवाल करोड़ों का शीश महल आज जांच के घेरे में है ना, और जनता उसके दर्शन करने के लिए जाती है। मीडिया के माध्यम से लोगों ने देखा। आपने जैसे सही कहा, पर्दों की बात आपने करी, महल, शीश महल की आपने बात करी, तो आम आदमी पार्टी तो उस पर जवाब देती है कि उनका पर्सनल शीश महल नहीं है। अगर वो कभी भी मुख्यमंत्री के पद से हटेंगे तो जो कोई और मुख्यमंत्री पद पे आके बैठेगा आम आदमी पार्टी में, तो वो महल तो उसका हो जाएगा। तो ये बात तो केजरीवाल साहब जब राजनीति में आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं तो 2 कमरे का घर लूंगा, मुझे सरकारी सुख सुविधाएं नहीं चाहिए, बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए, मैं कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा, मेरे पास 300 से अधिक करप्ट नेताओं की लिस्ट है। आज उन सारे नेताओं के साथ गलवैया कौन कर रहा है? अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल की पूरी पार्टी को मैं चुनौती देता हूं। आज वो बोलकर दिखाएं कि लालू यादव भ्रष्ट है, आज वो बोलकर दिखाएं कि शरद यादव चोर है, आज वो बोलकर दिखाएं कि सोनिया गांधी को ईडी अरेस्ट क्यों नहीं करती। कल तक बोलते थे, यही अरविंद केजरीवाल बोलते थे। तो ये जो राजनीति का चरित्र लोगों ने देखा ना, कि कलई खुलने में इतना कम वक्त शायद किसी राजनीतिक दल को लगा होगा जितनी जल्दी केजरीवाल का पानी उतर गया। और केजरीवाल आज अगर जेल में हैं तो भारत के कानून और संविधान के कारण है। केजरीवाल ने जो कुकर्म किए हैं उसके कारण है। और अगर उनको बेल नहीं मिल पा रही है तो न्यायपालिका में उसका निराकरण होगा। उनकी तारीख अगर बढ़ रही है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार या मोदी जी या मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। जिस तरीके से अब जैसे मनीष सिसोदिया जी हो गए, संजय सिंह जी हो गए, वो जमानत मिल गई है उनको, और आतिशी जी भी जो है, इन तीनों नेताओं का ये हमेशा से कहना है कि एलजी जो है वो काम नहीं करने दे रहे हैं दिल्ली में। जब भी फाइल जाती है साइन के लिए वो आगे अप्रूव नहीं होती है, क्योंकि और इसी वजह से हम काम नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को लेके हो, चाहे वो वेलफेयर को लेके हो। तो ऐसा उनको महसूस होता है कि एलजी काम नहीं करने दे रही है। पब्लिक वेलफेयर की जब बात आती है तब इनको ये महसूस होता है, जनता को जब फायदा पहुंचाना हो तब इनको महसूस होता है कि एलजी ने फाइल रोक रखी है। और शराब घोटाले करते समय इनकी कोई फाइल नहीं रुक रही थी।
ये जो इनको जब शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाना था, इनकी कोई फाइल नहीं रुक रही थी। इनके नेताओं को जब दिल्ली की जनता का जमीन, उनका घर वक्त के जरिए कब्जा करना होता है, तब कोई फाइल इनकी नहीं रुकती। तो जनता धीरे धीरे इनका सारा चरित्र समझ चुकी है। दरअसल केजरीवाल आए, बिना बैकग्राउंड के लोगों ने उनको मौका दिया, लेकिन अब उनका 10 साल का जो रूप और रवैया और उनका कर्म है वो जनता के सामने है। तो अब आने वाले समय में जनता गलती नहीं करने वाली है और जनता इन चीज़ों पे आजकल ध्यान भी नहीं देती है। लेकिन मनीष सिसोदिया जी अभी जेल से बाहर है, लेकिन जिस तरीके से उनके बयान आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि अब वो अपनी सभा मतलब पद यात्रा जो है वो निकाल रहे हैं। खजूरी में, शादरा में, राजेंद्र पैलेस में, बुराड़ी में भी उन्होंने निकाली थी। उनका ये कहना है कि जब वो जाके बात करते हैं आम लोगों से, चाहे बच्चे हो बुजुर्ग हो, एक ही बात निकल के आती है कि हम दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनको बहुत मिस कर रहे हैं और वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी बाहर आए, दिल्ली का जो बेटा है वो बाहर आए और इस बार फिर से विधानसभा चुनाव में, अगले साल चुनाव हो रहे 2025 में, बहुत ही अच्छी बहुमत से आम आदमी पार्टी जीतेगी। देखिए, ये इनका पुराना टैक्टिक्स है। हर जो बात इनको कहनी होती है, ये कहते हैं कि हमने सर्वे किया, हम जब घूमने गए तो हमें लोगों ने ये बताया। तो दूसरों के मुंह से कोई बात कहलवा करके वो उसको थोड़ा सच्चाई का बल देना चाहते हैं, क्योंकि अब इन झूठों के मुंह से कही गई बातें लोगों को सूट नहीं कर रही हैं, लोग पचा नहीं पा रहे हैं। तो महंगाई भी नहीं पा रही है जनता, इसलिए इनको जनता का नाम लेकर के ये सारी बातें कहनी पड़ती हैं कि भाई आप, अब केजरीवाल जेल में है, इनको लगा था बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा, इन्होंने बहुत प्रयास किया था। क्या हुआ? दिल्ली की सड़कों पे इनके 4 नेता, सौरभ भारद्वाज, आतिशी और इस टाइप के और 1-2 लोगों को छोड़कर कोई निकला क्या? कोई एक फुटेज दिखाइए जहाँ जनता रोते हुए जा रही हो, हमारा सीएम चला गया, बहुत धर्मात्मा आदमी था, बहुत ईमानदार आदमी था। अब तो लोग केजरीवाल कह देते हैं तो लोग फ्रॉड समझ लेते हैं। फ्रॉड का पर्यायवाची शब्द बन गया केजरीवाल। जिस तरीके से आपने कहा कि पचा नहीं पा रही है जनता उनके बयान जो है, जो अब मनीष सिसोदिया जी दे रहे हैं अपनी पद यात्रा में, तो जनता तो महंगाई हुई भी नहीं पचा पा रही है, बेरोजगारी चरम सीमा छू रही है। और उनका हमेशा कहना है कि भाजपा अमीरों की पार्टी है। और राहुल गांधी जी ने ये बोला कि जितनी बार भी हमने संसद में महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी को लेकर बात उठाई है, भाजपा ने कभी भी इन 3 मुद्दों पे बात नहीं करी है, अपनी को तौहीन समझती है। मेरा आपको भी निवेदन है कि कभी रिसर्च करके अपने दर्शकों को दिखाइए कि राहुल गांधी ने महंगाई पर कब तथ्यात्मक रूप से क्या क्या विश्लेषण करते हुए क्या ऐसा बयान दिया है। राहुल गांधी ने कब अपने पिछले कांग्रेस की सरकार का कोई उदाहरण प्रस्तुत किया हो कि हमने इतना ये काम किया था। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? अभी रेलवे के कर्मचारियों के बीच में जा रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप महादलित हो और वो सवर्ण है। मतलब कोई भी संगठन अपने यहाँ एक हायरार्की में कर्मचारियों की नियुक्ति करता है तो होगा ना, हर लेवल पे होंगे। आपके संगठन में भी आपके पास एंकर का काम है, किसी के पास कैमरामैन का काम है, कोई एडिटर भी होगा। तो क्या उसको आप जाति के खांचे में भर के ऐसे लोगों के अंदर हीन भावना बिठाएंगे? तो क्या भाजपा धर्म की राजनीति कर रही है? तो राहुल गांधी को कभी ये चीज सोचना चाहिए कि राहुल गांधी जो बोलते हैं ना, उसका कहीं सच्चाई से वास्ता है भी या नहीं, या बस वो प्रोपगेंडा करना चाहते हैं। रही बात महंगाई और बेरोजगारी की, तो 2 बातें वो कह दें। राहुल गांधी बता दें कि जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार है आज, उन राज्यों में महंगाई दर क्या है, उन राज्यों में बेरोजगारी की दर क्या है, या इससे निपटने के लिए उन्होंने कौन से ऐसे उपाय किए हैं कि जनता विकल्प के तौर पर राहुल गांधी को चुन ले। राहुल गांधी के राज्य में क्या हो रहा है, उनकी जहां जाइए, आम आदमी पार्टी का देख लीजिए ना। ये कहते थे कि मोदी जी पेट्रोल का दाम इसलिए बढ़ा रहे हैं, डीजल का दाम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि इनके मित्रों को फायदा हो। तो अभी जो आम आदमी पार्टी ने पंजाब में दाम बढ़ाया, वैट की दरें वहाँ बढ़ा दी, कर्नाटक में आप दाम देख लीजिए, हिमाचल में दाम देख लीजिए, तो वो फायदा किसको पहुँचा रहे हैं? तो
आप दूसरों के लिए मानदंड अलग रखेंगे, अपने लिए अलग रखेंगे, नहीं होगा। आज मोदी जी ने इस देश को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है। मोदी जी ने स्टार्टअप का एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम भारत में खड़ा किया। मोदी जी रोजगार बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं, नई नई तकनीकों को भी लेकर के आ रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं कि जैसे ऋण का मामला आप देख लीजिए, लेकिन लोन का रेल मामला एक्सीडेंट देख भी तो लीजिए। काफी हो रहे हैं। जी, रेल एक्सीडेंट भी तो काफी हो रहे हैं। उसका जवाब जब भी वो मुद्दा आता है तो हमारे रेल मंत्री देते हैं, क्या कारण रहा, कब कहाँ हुआ, कभी पुल गिर रहा है, कैसे कभी हुआ। रेलवे गिर रहा है, कभी मेट्रो हाँ, तो स्टेशन पर। कांग्रेस का कालखंड में अगर कोई पुल बना हुआ है और वो आज गिर गया, तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, अलग अलग स्टेट में हो रही हैं। लेकिन आज जो हम बात करेंगे राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री पद का सपना देखते हैं ना। तो बताए ना तुलनात्मक रूप से कि राहुल गांधी ने जब 10 वर्षों तक रिमोट की सरकार चलाई थी, प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, तब उस समय की, और नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल सरकार चलाई। अर्थव्यवस्था की बात करें, विकास दर की बात करें, बेरोजगारी की बात कर लें, महंगाई दर की बात कर लें, मैं चुनौती देता हूं, मनमोहन सरकार में हमेशा महंगाई दर डबल डिजिट में रही, और कोरोना काल को छोड़कर मोदी सरकार में आज तक डबल डिजिट में महंगाई की दर नहीं गई है। आज तक विकास का दर वो हासिल नहीं कर पाया, और कोरोना काल के बावजूद जब पूरी दुनिया एक वैश्विक महामंदी की ओर दिखाई पड़ रही है, जब लोगों के पास खाने की दिक्कत हो रही थी, वैसे समय में नरेंद्र मोदी जी ने अपने नागरिकों के खाने की भी चिंता की और देश के अर्थव्यवस्था को भी आगे पहुंचाने का काम किया। और नरेंद्र मोदी जी ने इन तमाम जटिलताओं के बावजूद, हमारे देश में तमाम राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं, कई जगह पर विपक्ष की भी सरकारें हैं, और वहां पर आज क्या हालात हैं। अब केरल और बंगाल की चर्चा क्यों नहीं करता इंडिया अलायंस। बंगाल में जो लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के अर्थव्यवस्था की स्थिति है, भूखमरी की स्थिति से केवल इसलिए बचे हुए हैं कि केंद्र सरकार की ओर से गरीब कल्याण का राशन वहां पहुंच जाता है। आप बंगाल वगैरह केरल में क्या चल रहा है, तानाशाही से ज्यादा बुरी स्थिति है। अगर हम बात उठाए पश्चिम बंगाल की, डॉक्टर के साथ जो हुआ रेप एंड मर्डर केस, उसमें पूरा देश अभी बहुत आक्रोश में है। सवाल ये उठता है कि जिस पार्लियामेंट में ट्रस्ट वोट के लिए पार्लियामेंट पूरी रात खुल सकता है, नोटबंदी रातों रात हो सकती है, तो क्या रूल नहीं जल्दी से बन सकते? बने, कब आगे भी बनेंगे? बनेंगे, मैं बताता हूँ। इसी देश में निर्भया वाली घटना के बाद पार्लियामेंट ने बहुत सारे कठोर कानून बनाए थे ना, उसके लिए एक अलग से फंड भी बनाया था। तो पार्लियामेंट तो वो भी होगा, वो भी बनेगा, एक समय सीमा तय की जाए। नोटबंदी तो रातों रात हो गई थी। नहीं, रातों रात ही होती है सारी चीजें। आप तो इस देश में बहुत सारी चीजें ऐसी रातों रात होती थी, मैं उससे इसको नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि ये महिला सुरक्षा के ऊपर बहुत ही संजीदगी का विषय है। देखिए, कानून हम बनाते हैं, कानून का अनुपालन जरूरी है। आज भी जो देश में कानून है वो ऐसा नहीं कि सक्षम नहीं है, वो अपराधी को सजा नहीं दे सकता है, लेकिन जब एक पूरी मशीनरी अपराधी को बचाने में लग जाए, मामले को डाइवर्ट करने में लग जाए, उसको कोई और रंग देने में लग जाए। आप ये बताइए कि दुनिया में, क्या भारत में किसी भी राज्य में कुछ भी हो जाता है, आपको कठुआ आज भी याद है, कठुआ का नाम आपके जहन में होगा क्योंकि हमारे विपक्ष ने उस पर बहुत चर्चा की। आपको हाथरस आज भी, अभी डिबेट होगी, कांग्रेस का प्रवक्ता तुरंत छूटते ही हाथरस का जिक्र कर देगा, लेकिन वही कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के तमाम नेता कलकत्ता गए क्या, क्यों नहीं गए? आपको लगता है कि एक सवाल, नंबर 1। नंबर 2, वहां की राज्य सरकार ने, अगर मान लीजिए वो घटना हो गई, उसके बाद तो उस अपराधी को पकड़ना या सबूत मिटाने जैसे प्रयास नहीं होने चाहिए थे। सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय का इन्वॉल्वमेंट उसमें लोगों के सामने, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। मैं मोटे तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम अपराधियों का पहचान जानकर कि हमारे वोट बैंक का हिस्सा है या नहीं, या जहाँ पर भाजपा शासित राज्य है केवल हम वहीं पर जाएंगे, वहीं के मुद्दों को उठाएंगे, इस प्रकार के सेलेक्टिव आउटरीच अगर विपक्ष करेगा तो इस देश में मजबूत कानून के बावजूद
ऐसे अपराधियों को मदद मिलेगी। और कहीं की भी राज्य सरकार हो, चाहे वो भाजपा शासन का हो, कांग्रेस शासन का हो, टीएमसी का हो, या किसी का भी हो, भाजपा वो बस 5 सेकेंड और लूंगा, अगर वो घटना के बाद उसमें कल्प्रिट को, अपराधी को बचाने का प्रयास करता है, और जो कुछ नौटंकी ममता दीदी ने सड़क पर की, शासन व्यवस्था उनकी थी, उनको वहाँ अपराधी को अरेस्ट करना था, उस प्रशासन अस्पताल के प्रशासन को पकड़ना था, लेकिन उन्होंने क्या किया, वहाँ गुंडे भेजे, वहाँ भीड़ जुटवाई, डॉक्टरों को पीटा, सबूत नष्ट करने का प्रयास करवाया, और उसके बाद खुद सड़क पे उतर गई जिंदाबाद करने। उनका तो ऐसा कहना है कि जो गुंडे हॉस्पिटल में पहुंचे तोड़फोड़ के लिए वो भाजपा ने भेजे थे, और उनका ऐसा भी कहना है कि मैंने 2 बार देश के प्रधानमंत्री को लेटर भी लिखा था कि आप जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करिए, फैसला करिए, लेकिन कुछ ममता नहीं हुआ। बनर्जी का ट्रैक रिकॉर्ड सब जानते हैं, किस प्रकार से बंगाल में दहशत के अंदर लोग जी रहे हैं। वोटिंग राइट्स भी वहां पर विपक्ष के लोगों के एक तरह से नहीं है, उनको चुनाव से पहले धमका करके घरों में बंद कर दिया जाता है, वरना आज ये हालात ना होते। आप उसके पहले संदेश खाली जैसा इतना बड़ा विभत्स कांड हुआ, क्या किया ममता बनर्जी की सरकार ने? भाजपा बोलती है मणिपुर और राजस्थान में भी तो हुआ। तो मणिपुर में किसको भाजपा बचा रही है? आप कोई नाम बताइए ना, वहाँ तो सुरक्षा बल मौजूद है, जो भी कार्रवाई हो रही है ना, कोई ये नहीं आरोप लगा रहा है ना कि भाजपा, देखिए घटना कहीं भी हो सकती है, किसी भी जगह कुछ भी संभव है, लेकिन उसकी रोकथाम के साथ साथ घटना हो जाए और अपराधी को सजा मिले, ये इस देश का कानून व्यवस्था है, लचीला ये है, लॉ एंड ऑर्डर है। अब कानून का पालन करने वाले जो हैं वो अगर बचाने के लिए उतर आएंगे, आप ये बताइए थोड़ा सा, आज ये भतीजे के पास बुआ जी है वहाँ, अखिलेश यादव एक है उनके भतीजे, क्या अभी बयान दे रहे थे, रेप की घटना हुई अयोध्या में, रेप की घटना हुई कन्नौज में, उनके पार्टी के वोट बैंक के लोग थे, उनके पार्टी के नेता उसमें शामिल थे, तो उन्होंने क्या कहा कि पुलिस पकड़ने से पहले डीएनए जांच करे। अब डीएनए जांच हो गया, क्या कालिक पोतेंगे मुंह पर अखिलेश यादव? इनके पिताजी कहते थे कि अपराधी मतलब रेप जैसी घटना में सजा नहीं होनी चाहिए, क्यों? लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। ये जो गलती होने वाली मानसिकता है, ये जो अपराधियों को बचाने वाली मानसिकता है, इसके लिए कौन सा कानून लाना चाहिए? इसके लिए सजा कौन देगा? और इस प्रकार के दलों का सामाजिक बाइकआउट क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं इस देश में इनको महिला विरोधी करार दिया जाए? क्या इस प्रकार का बयान महिला विरोधी नहीं है? क्या स्त्री के मौलिक अधिकारों के साथ ये छल नहीं है? जब इस मानसिकता के साथ हम बैठेंगे कि मेरे दल का बलात्कारी बहुत अच्छा है, उसको हम बचा लेंगे, और दूसरे दल का आदमी जुड़ा हुआ है वो बलात्कारी है तो खराब है, बलात्कारी बलात्कारी हो, किसी दल का हो, किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। इस पर देश को एकमत होना चाहिए, और इसमें अखिलेश यादव हो या ममता बनर्जी हो, इन लोगों ने निर्लज्जता के साथ अपने बयानों से ये साबित किया है कि ये रेप जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी घृणित राजनीति कर रहे हैं। आप सहमत हैं कि योगी बाबा ने बुलडोजर चलवाया था, उनकी अवैध बेकरी थी मोहित खान की, आप सहमत हैं कि बुलडोजर प्रक्रिया सही है? कि सुप्रीम कोर्ट तो बोल चुका है कि ये गलत है, तो योगी जी माफी मांगेंगे कि जो पहले बुलडोजर प्रक्रिया यूपी में? मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के वक्तव्य को, निर्णय को, जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा और मीडिया ने दिखाया, लेकिन उसको प्रस्तुत जिस प्रकार से किया बहुत सारे लोग समझ नहीं पाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहीं नहीं कहा कि किसी का अवैध निर्माण है तो उस पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वही तो सरकार कर रही है। कोई अगर किसी के ऊपर केस होता है, कोई किसी अपराध में शामिल होता है, तो ये नहीं कि उसके घर पे जाके बुलडोजर चल जाता है। बुलडोजर प्रक्रिया अगर उस व्यक्ति, अगर कोई अपराधी है या उसका कोई अवैध निर्माण है, क्योंकि एक मामले में आप थाने में जाते हैं तो आपके 4 मामले और खुलते हैं ना। आपकी जब पूरी जांच होती है तो उस जांच के दायरे में कोई अवैध निर्माण है तो उस पर बुलडोजर चला, हम उसके साथ हैं, उसके पक्ष में हैं, पूरी दुनिया योगी जी के साथ है, तालियां लोग बजा रहे हैं, और योगी जी सीना ठोक के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाते रहेंगे। और अभी तो बिहार में भी एक ऐसे महिला के साथ दरिंदगी करने वाले व्यक्ति के घर पर कुर्की जब्ती हुई, बुलडोजर चला। कुर्की जब्ती का कानून है, अगर कोई बहुत गंभीर अपराध में कोई व्यक्ति लगातार फरार चल रहा है तो पुलिस उसके घर से उसके दरवाजे खिड़कियां तक उखाड़ के ले जाती है।
लेकिन अखिलेश यादव जी का इसी बुलडोज़र प्रक्रिया जो योगी बाबा ने जो बुलडोज़र चलाया उसी पे उनका कहना है कि अगर पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ये गलत है बुलडोज़र चलाना किसके घर पे, उसके परिवार के आप छत क्यों हटवा रहे हैं, सज़ा देनी है तो आप अपराधी को दीजिए। उन्होंने ये भी बोला कि अगर उनको बुलडोज़र प्रक्रिया इतना ही पसंद है तो वो अलग पार्टी क्यों नहीं बना लेते हैं, उसका चिन्ह वो रख दे, बुलडोज़र का चिन्ह रख देते अब हैं। देखिए, और उनका तो ये भी कहना है कि उनका भाजपा में होना ना होना एक ही बराबर है, उनको अपनी जो एक लेवल है स्टैंडर्ड पता चल जाएगा अगर वो अपनी दूसरी पार्टी बनाएंगे तो। देखिए अखिलेश यादव को अनुभव है पार्टी हथियाने का, पार्टी छीनने का, पार्टी में लड़ने का। ये हमारे दल में नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। अब अखिलेश यादव का चरित्र तो हमने देखा ना कि कैसे जो हक शिवपाल यादव का था उसको भतीजे ने छीना तो चाचे भतीजे में लड़ाई हुई, फिर चाचा अलग पार्टी बना लिए, पिता से पार्टी छीन ली, पिता को धक्के मारकर मंच से नीचे किया, उनके हाथ से माइक छीन लिया और उनके पिता ने ही उनको औरंगजेब तक कह दिया था। मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को औरंगजेब कहा था। तो पार्टी के भीतर लड़ना, इस तरह की घमासान की बातें करना, ये सब उनके चरित्र में है। वो समाजवादी पार्टी और इस प्रकार के तमाम दलों में होता है। कांग्रेस से भी विघटित होकर के बहुत सारे दल बने, शरद पवार की पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी, ये सब कहाँ से है? ये सारे कांग्रेसी थे। लेकिन ये बयान एक आना कि अखिलेश यादव जी का योगी जी को ले कि आपका भाजपा में होना और ना होना बराबर ही है, ऐसा कहीं महसूस होता है कि भाजपा ही योगी जी को हटाना चाहती है? देखिए ये सब इस प्रकार के बातें करके लोग चर्चा में बने रहना चाहते हैं। योगी जी का नाम लेकर के ही रोज कुछ ना कुछ बयान देकर आज अखिलेश यादव राजनीति में जिंदा है। अखिलेश यादव कभी अपने सरकार की उपलब्धियों के बारे में कुछ बताते हैं क्या कि हमने ये काम किया था? और उनकी कुछ उपलब्धियां हैं तो बताएं कि कैसे उनके राज में दंगे होते थे, कितने दंगे हुए, मुजफ्फरनगर दंगे में कितने लोग मारे गए। उनके राज्य में जब वो मुख्यमंत्री थे तो काशी, गोरखपुर और ऐसे अयोध्या में बम ब्लास्ट के आरोपियों को छुड़वाने के लिए उनसे केस वापस लेने का निर्णय उन्होंने क्यों लिया था, जिसे हाईकोर्ट को रद्द करना पड़ा। और हाईकोर्ट ने कहा था कि आपका बस चले तो आप इन आतंकियों को पद्म पुरस्कार दे देंगे। तो अखिलेश यादव अपनी उन उपलब्धियों को जनता को बताएं फिर से, और जनता को तो याद है, इसलिए लगातार अखिलेश यादव दूसरी बार भी योगी जी बने, आने वाले समय में चुनाव होगा तीसरी बार भी योगी जी बनेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि तमाम बयानों में आप देख लीजिए, बुलडोजर और ये वो, बलात्कारियों के पक्ष में कौन खड़ा है? समाजवादी पार्टी। अपराधियों का इनकाउंटर हो जाए उसके पक्ष में कौन खड़ा है? समाजवादी पार्टी। अपराधियों की जाति और मजहब कौन बताता है? समाजवादी पार्टी। तो इनकी पार्टी तो पूरी की पूरी गुंडों की पार्टी है। और बहन जी मायावती जी जो हैं वो तो नारा लगाती थी उस समय में कि चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। तो गुंडा तत्व कौन है ये स्वतः प्रमाणित कर रहे हैं। इसलिए जनता के सामने कोई कंफ्यूजन नहीं है, जनता खुले दिल से योगी जी के साथ है, क्योंकि सुशासन और न्यायपूर्ण व्यवस्था उनको चाहिए। जिस तरीके से एक नारा था भाजपा का कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, बहुत खुशी की बात है, हिंदुओं के लिए बहुत गर्व की बात है कि 500 साल बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ, वो सपना पूरा हुआ लाखों हिंदुओं का। लेकिन वहीं से हार गए। अयोध्या नाम की कोई लोकसभा मेरी जानकारी में नहीं है, आप गूगल करें। फैजाबाद, लालू फैजाबाद, ठीक, नंबर 1 वहाँ से। नंबर 2 कि उस फैजाबाद के अंदर जो अयोध्या नाम की विधानसभा है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो सबसे पहले तो ये नैरेटिव गलत है, नंबर 1। आप फिर कहते हैं क्या कि मतलब नई दिल्ली सीट कोई जीता तो आप उसको बताते हैं कोई और नाम दे करके कि ये जो है इंद्रप्रस्थ हार गए। नेम प्लेट वाला जब मुद्दा उठा था, कांवड़ यात्रा काफी सालों से हमारे भारत में चलती आ रही है, लेकिन तभी याद आया था केंद्र सरकार को कि अब हम ये रूल लेकर आएंगे कि आपको नाम सार्वजनिक करना पड़ेगा। पहले तो केंद्र सरकार का ये रूल जो है 2006 में आ गया था। हाँ। तो मनमोहन सरकार थी, नंबर 1। नंबर 2, आप एक बात बताइए कि अभी बांग्लादेश में जो हालात हुए वो सब कोई जानता है, उससे लोग सहमत हैं कि वहाँ जो न्यूज़ आ रहा है उसको लोग जान रहे हैं, ठीक है। आज आप ये देखिए कि राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी ट्विटर से लेकर के मीडिया में, यहाँ से लेकर के फिलिस्तीन तक के मुद्दे उठा लाते हैं।
फिलिस्तीन में क्या हो रहा है उसको भी ये अपने उस पर लाते हैं, उस पर बोलते हैं, उस पर लिखते हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में क्यों नहीं लिखा? क्या ये भारत के हिंदुओं को नहीं चुभेगा? क्या ये तुष्टीकरण नहीं है? क्या हम अपने ही देश का एक हिस्सा रहे? जो नेहरू जी की गलतियों के कारण भारत का विभाजन हुआ, आज बांग्लादेश तो हमारा ही हिस्सा होता ना, वहाँ के हिंदुओं की भी हम रक्षा कर पाते, उसका भी सीधे सीधे हम मदद कर पाते, या शायद ऐसे हालात ना होते। भारत में तो नहीं है, भारत में भी अल्पसंख्यक हैं, भारत में भी बहुसंख्यक हैं, लेकिन बहुसंख्यकों ने अल्पसंख्यकों को धीरे धीरे खत्म नहीं किया। हमारे यहाँ अल्पसंख्यकों की संख्या बढ़ी, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है। नेम प्लेट तो वाले क्यों मुद्दे से नहीं आप बोलते सहमत थे? हैं? क्यों नहीं बोलते हैं? नहीं, एक सवाल, हम- नेम प्लेट मुद्दे नहीं, से आप सहमत थे? उससे बड़ा मुद्दा है, उससे बड़ा मुद्दा आज ये है कि राहुल गांधी और इनके तमाम लोग बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए दो शब्द क्यों नहीं कहते? उनका तो ये भी कि फिर भाजपा सरकार क्यों नहीं कहती, क्यों नहीं करती है बांग्लादेश के मुद्दे पर? भाजपा नरेंद्र मोदी का बयान नहीं सुना उन्होंने कि आपको कुछ भी उन्होंने बोला कि नरेंद्र बयानबाजी से मोदी- क्या होता है, तो कुछ नरेंद्र करे। मोदी- अगर केंद्र में उनकी सरकार है तो नहीं, कुछ नहीं, करती क्यों नहीं है? विपक्ष का तो साफ सीधा नरेंद्र कहना है। मोदी जी ही करते हैं। विपक्ष दो शब्द बोल नहीं सकती। विपक्ष संवेदना के दो शब्द, हिम्मत के दो शब्द, ये उस घटना की निंदा भी करने की हिम्मत नहीं करती है, क्योंकि उनका वोट बैंक प्रभावित होता है। वोट ये बैंक जो आपको लगता है तुष्टीकरण कि की माइनॉरिटीज राजनीति है, वोट बैंक है? माइनॉरिटी नहीं, मुस्लिम माइनॉरिटी सिख भी तो उसमें ही आते हैं। नहीं करते ना, उनको कहाँ करते हैं वोट। पंजाब में बचे तो वहां से भी खदेड़ के भगा दिया कांग्रेस को। तो कांग्रेस पार्टी के लिए, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरदार मनमोहन सिंह जी ने कहा, स्पेशली मुस्लिम माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया था, और कहा था कि देश के संसाधनों पे पहला हक उनका है। ये पूरी डिबेट चली और सारे क्लिप, सारी चीजें, सारे तथ्य लोगों के सामने। आप इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा? अभी जो वक्फ कानून में संशोधन का बिल आया है, वक्फ बोर्ड से ज्यादा अन्याय क्या होगा इस देश के बहुसंख्यक या अन्य गैर मुस्लिमों के लिए, कि एक देश में एक ऐसा कानून ला दिया कांग्रेस पार्टी ने कि उस एक संस्था को इतने असीमित अधिकार हैं कि वो किसी के घर को, किसी के जमीन को कह दे कि ये हमारी संपत्ति है, आप उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन मनीष सिसोदिया जी का तो ये बयान है, जिस तरीके से अभी इमामतुल्ला खान को ईडी ने हिरासत में लिया है वक्फ बोर्ड में धांधलीबाजी करने के लिए, उनका ये बोला कि 6 साल जांच हुई थी, उसके बाद सीबीआई ने चार्जशीट दर्ज करी जिसमें उन्होंने साफ साफ ये बोला ये था सब कि किसी भी तरीके का सुनिए, भ्रष्टाचार नहीं ये हुआ। सब देखिए, ये सब छोटी छोटी बहुत हल्की फुल्की बातें आप साइड में रखिए कि किसने क्या कहा, सिसोदिया इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सबसे कितनी संवेदनशील बात मैं कर रहा हूँ, आप इसको जरा सोचिए कि आपकी ये कुर्सी है और मैं ये कुर्सी कहूँ कि मेरी है, और आप इसकी शिकायत किसी पुलिस में नहीं कर सकती हैं, आप इसकी शिकायत किसी कोर्ट में नहीं कर सकती हैं। ये इस देश के मूल न्यायिक भावना के खिलाफ है या नहीं है? सिसोदिया और राहुल गांधी इसका जवाब। ये कानून बना कैसे हमारे देश में, और इतने वर्षों से ये कानून चल रहा था, और अब जब इस पर एक मजबूत स्टैंड लिया गया सरकार की तरफ से, तो बहुत सारे न्यूज में खबरें आ रही हैं। आज तक पे एक बहुत बड़ी रिपोर्ट मैं देख रहा था कि बिहार में फतुहा में एक पूरे गांव को 30 दिन का नोटिस दे करके खाली करवाने की बात चल रही है। कोई कागज नहीं, कोई पत्थर नहीं, उन्हें मतलब ना खाता ना वही, वक्फ बोर्ड जो कह दे वो सही। ये कैसा कानून इस देश में बनाया? तो कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की तमाम सीमाओं को पार कर गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर वक्फ बोर्ड बना करके कांग्रेस पार्टी ने इस देश के बहुसंख्यकों को उसके ही देश में दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का एक षड्यंत्र रचा। अभी जिस तरीके से अभी विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में गठबंधन था, जब रिजल्ट आए तो नहीं बोला कि हम गठबंधन में हम नहीं हैं, हम विधानसभा के चुनाव इंडिविजुअली लड़ेंगे। लेकिन अब बातें आ रही हैं कि वो लड़ेंगे। हरियाणा में भी उन्होंने बोला कि हो सकता है कि गठबंधन हो, और आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन हो। चोर चोर मुसेरे भाई हैं क्या, कि केंद्र सरकार को हराने के लिए साथ में आ जाते हैं, और जब रिजल्ट आ जाता है तब वो लोग अलग हो जाते हैं। देखिए, ये सब चीज़ें अब लोगों के सामने इस लोकसभा चुनाव में भी प्रूवन है। आप केजरीवाल जैसा व्यक्ति जो आया कि मैं वैकल्पिक राजनीति करने आया हूँ, आंदोलन से निकला हूँ, मैं एकदम कट्टर ईमानदार हूँ और देश बदल दूंगा, मैं IAS रहा हूँ, IRS रहा हूँ, पता नहीं तमाम तरह की बातें उन्होंने की,
और उन्होंने एक लिस्ट जारी की और तमाम उस लिस्ट में जितने करप्ट नेताओं का वो नाम लेते थे उन सब के चरणों में वो पड़े हैं। लालू प्रसाद यादव के चरणों में पड़े हुए दिखाई पड़े केजरीवाल। लालू प्रसाद यादव इसलिए मैं उदाहरण देता हूं क्योंकि वो एक प्रमाणित, कोर्ट द्वारा प्रमाणित सजायाफ्ता अपराधी है, जिसको कोर्ट ने सजा सुनाई कि उन्होंने चारा घोटाला किया था और पशुओं का चारा परिवार की आय बढ़ाने में इस्तेमाल किया था। तो सामाजिक न्याय के नाम पर परिवार की आय बढ़ाने वाले लालू प्रसाद यादव जो एक पंजीकृत अपराधी हैं, जिसको कोर्ट ने सजा दे दी, जो आज एक वार्ड सदस्य का चुनाव भी नहीं लड़ सकते, वैसे लोग केजरीवाल के साथ खड़े और केजरीवाल ईमानदार होने की बात कर रहे हैं। चलो केजरीवाल को अभी तक सजा नहीं हुई है, लालू यादव को तो सजा हुई है। केजरीवाल एक बार कह दे कि हाँ लालू यादव भ्रष्ट हैं, जैसे पहले कहा करते थे। यानी केजरीवाल ने समझौता किया है। समझौता कांग्रेस पार्टी ने किया है उस केजरीवाल से, जिसने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिल्ली से खदेड़। लग रहा है आपके, जैसे आम आदमी पार्टी के नेता को जमानत मिल रही, संजय सिंह जी, फिर मनरीत सिसोदिया, केजरीवाल जी भी जल्दी बाहर आ जाएंगे? आ जाए, लेकिन वो उनका केस थोड़ी खत्म हो गया है। उनको आज नहीं कल जांच हो, कुछ कमाल कर पाएंगे वो विधानसभा चुनाव में? वो तो आए थे, हम तो स्वागत करते कि विधानसभा चुनाव में आए थे तो 0 पे रहे। लोकसभा चुनाव में 2024 में सातों की सातों सीटें, हाँ। तो 2025 में अगर वो विधानसभा चुनाव में भी आ जाएंगे तो भाजपा के लिए तो शुभ संकेत होगा। इसमें क्या दिक्कत? वो तो बोलती है एक भ्रष्टाचारी जब घर घर घूमेगा, एक भ्रष्टाचारी जब सड़क पर रोड शो करेगा तो लोगों को याद आएगा, अरे ये वही है जिसने कहा था कि एमसीडी दे दो तो गड्ढे भरवा देंगे, एमसीडी दे दो तो हम कूड़े के पहाड़ खत्म करवा देंगे। आप कैमरा लेकर जाइए, देखिए दिल्ली में कहाँ कूड़े का पहाड़ खत्म हो गया। आप कैमरा लेकर गलियों में जाइए, देखिए गंदगी का अंबार लगाए कि नहीं। इस दिल्ली में बारिश ने जो झेला वो पिछले 100 बरस में नहीं झेला था। वो किसके कारण हुआ? एक केजरीवाल जेल में है, दिल्ली का मेयर क्या कर रहा है, दिल्ली के वार्ड पार्षद क्या कर रहे हैं? एलजी काम नहीं करने देती है। देखिए ये बहाना तो बहुत आसान है ना। इस दिल्ली तो इसी हिसाब से चल रही थी। दिल्ली तो मोदी जी ने दिल्ली में एलजी नहीं बिठाया है, मनमोहन सरकार में भी एलजी बैठे हुए थे, उसके पहले की सरकार में भी बैठे हुए थे। तो तब कैसे काम हो रहा था? विपरीत सरकारों का भी शासन होता है कि जब राज्य में अलग होता है, केंद्र में अलग होता है, उसके बावजूद काम होते हैं। जब आप काम करने में सक्षम नहीं है, आपका पूरा ध्यान केवल लूट में है, तो यही हाल होता है। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी का मतलब काम में ध्यान नहीं है? जिस तरीके से ध्यान होता तो सड़कों पे दिखता ना, असर दिखता ना। एक कोई वादा पूरा किया है क्या? वो तो कहते हैं बस फ्री है महिलाओं के लिए, बसें ही नहीं है। बसें नहीं है ना, कितनी बस खरीदी? वो तो बोलते हैं अभी भी महिलाओं के लिए दिल्ली में बस फ्री है। बस खरीदी उन्होंने, बिजली फ्री, अभी भी वो बोलते हैं पानी भी फ्री है। देख लीजिए कि 5 साल पहले कितनी बस थी सरकारी, आज कितनी है? घट गई। 40% बसें सड़कों से गायब हो गई हैं, नई बसें आई नहीं हैं। और कुछ नई इलेक्ट्रिक बसें केंद्र सरकार दिल्ली में चला रही है, उसके बारे में भी वो केंद्र की योजना है। और पूरे भारत के राज्य की राजधानियों को एक इलेक्ट्रीफाइड बसें भारत सरकार ने दी हैं। इसके बाद आप देख लीजिए, एक कोई वादा अभी आपने कहा ना कूड़े के पहाड़ 15 दिन में हटा देंगे, क्यों नहीं हटा? जवाब दीजिए। आप कहेंगे एलजी ने रोक रखा है। आपको जो भी इसी व्यवस्था के तहत पूरा देश चल रहा है, केवल इस बात का फायदा उठाया आम आदमी पार्टी ने कि भाई हर आरोप को ऊपर वाली सरकार के ऊपर मढ़ दो। लेकिन वो तो साफ साफ बोलते हैं कि तानाशाही चल रही है। बोलते रहे, इतने महीनों से जेल में है, सबूत वो पेश नहीं कर पाते हैं। मैं एक बार पीछे भी कहा, फिर मैं आपको बता देता हूँ, इन सारी बातों का जवाब अब जनता भी समझती है। इसलिए दिल्ली में केजरीवाल को जमानत मिली, वो घूमे और 0 पर आउट हो गए। आज स्थिति ये है कि वो अगर जेल में है तो न्यायालय के निर्णय से है और कानून के दायरे में है, कानून के तहत, प्रावधानों के तहत है। भारतीय जनता पार्टी पे आरोप क्यों लगा रहे हैं? जब आपको जेल से बेल मिली थी तब तो आपने भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद नहीं कहा, तब तो आपने न्यायपालिका को धन्यवाद कहा। अब आप अगर जेल में हैं तो ये भी न्यायपालिका के लिए बोलिए ना, झूठे राजनीतिक आरोप क्यों कर रहे हैं? चलिए,
अब इस बातचीत के सिलसिले में एक आखिरी सवाल से मैं ख़त्म करना चाहूँगी। 2025 में विधानसभा के चुनाव है दिल्ली में, लग रहा है कि भाजपा कुछ कर पाएगी? भाजपा सरकार बनाएगी, भाजपा सरकार में रही है। भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार सातों की सातों सीटें जीती हैं दिल्ली में। तो इस 100% परफॉर्मेंस के साथ, और जो केजरीवाल की बुरी हालत है उनकी पार्टी की, कांग्रेस और केजरीवाल के मिलन से सब कुछ क्लियर हो गया कि ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, पूरी दाल काली है। इसलिए फिर से एक बार दिल्ली में कमल खिलेगा, इतिहास बनेगा और देश को विकसित बनाने में दिल्ली का एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। चलिए, नमस्कार। आपने हमारे लिए टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, और आपके दर्शकों का आपका बहुत बहुत आभार।